हेलो गाइस। आज फिर मैं आप लोगों को कुछ बताने वाली हूँ। मेरे पास कुछ कमेंट्स भी आ रहे हैं लोगों के कि कुछ लोगों को ये लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। तो मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ गाइस, क्योंकि जिसके ऊपर बीतती है ना सिर्फ वो ही समझ सकता है इस चीज़ को। बाकी के लोगों को तो मजाक लगता है ये सब चीज़ें। और आप लोगों को एक बात और बताऊंगी मैं कि अभी तक जो मैंने पूरे 5 पार्ट में आप लोगों को बताया हुआ है, इसके बाद क्या हुआ अभी इन 4-5 सालों में, तो ये भी मैंने बताया कि मेरे पेरेंट्स ने मेरी दूसरी शादी भी की थी, लेकिन वो भी सक्सेस नहीं हुई। वो फ्रॉड निकला, हमको चीट करके गया और ऊपर से हमारा गोल्ड भी चुरा के ले गया। तो अभी वो जेल में है, क्योंकि केस किया हम लोगों ने, क्योंकि बहुत परेशान कर दिया था उनने हमको। इसलिए तो यही बोल रही हूँ कि जिसके साथ प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में वो ही मेरी प्रॉब्लम समझ पाएगा, अदरवाइज सबको ये लगेगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ। तो जिसको ऐसा लगता है तो वो झूठी सही, क्योंकि मैं किसी का माइंड तो वो नहीं कर सकती ना, वॉश नहीं कर सकती। और जिसने ये दुख देखे अपनी लाइफ में वो जरूर समझ सकता है कि क्या बीती होगी मेरे ऊपर। लेकिन मैं हूँ इतनी स्ट्रांग, बन गई हूँ तो थी तो नहीं, मैं स्ट्रांग बन गई हूँ। मैं इतनी स्ट्रांग क्योंकि हालातों ने मेरे को इतना स्ट्रांग बना दिया कि जिसके साथ 2-2 बार ट्रेजेडी हुई हो, इतने जर्क खा के मैं लाइफ में बैठी हूँ कि मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। कोई चीज नहीं बची मेरे पास, सिवाय मेरे माँ बाप यदि मेरे साथ नहीं देते तो शायद आज मैं सड़कों पे होती। ये जब मेरे पेरेंट्स ने मुझे सहारा दिया तब जाके मैं आज फिर से खड़ी हो पाई। इन 1.5-2 सालों में मैंने अपना मुकाम फिर से बना लिया और उससे कहीं बेटर बना लिया कि सब लोग मुझे आज जानते हैं। एज ए आर्टिस्ट मेरी बहुत अच्छी पहचान बन चुकी है और लोग जगह जगह बुलाते हैं, मेरा सम्मान करते हैं। मुझे अच्छा लगता है कि आज जब, और संघर्षों से ही आदमी चमकता है, ये चीज मैं बहुत अच्छे से जान गई हूँ कि शायद इतना कुछ मेरी लाइफ में नहीं होता तो मैं आज जिस पोजीशन पे पहुंची हूँ उस पोजीशन पे मैं पहुंच भी नहीं पाती। वहीं एक कुएं के मेंढक जैसी मैं बनी रहती, है ना। लेकिन वही कहते हैं ना कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। तो जो भी हुआ उसको मैं निगेटिव ना लेके पॉजिटिव वे में सोचती हूँ। आज मैं जिस पोजीशन पे हूँ तो कहीं ना कहीं सेटिस्फाई भी रहती हूँ, और सेटिस्फाई ही रहना लाइफ में सबसे अच्छा होता है कि जब तक आप सेटिस्फाई नहीं है, जब तक आपको कुछ ना कुछ लगता ही रहेगा कि अरे यार ऐसा होता वैसा होता। और मैं अपनी लाइफ से बहुत सेटिस्फाई हूँ गाइस। मेरी बच्चियां बहुत अच्छी हैं, टचवुड, दोनों पढ़ने में भी बहुत अच्छी हैं, बहुत स्मार्ट हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं। तो अच्छा लगता है कि भगवान ने मेरे को दोनों बच्चियां दी हैं और मेरी सुनती हैं, मेरे अकॉर्डिंग चलती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और डेफिनेटली कुछ टाइम बाद जो अभी और थोड़ी बहुत परेशानियां मेरी लाइफ में बची हुई हैं, जब राधिका अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाएंगी तो शायद मैं बहुत अच्छा, मतलब जो मैं स्ट्रगल कर रही हूँ तो उसका मुझे रिजल्ट बहुत अच्छा मिल जाएगा। ये अभी तो खैर वो 11th में ही है राधिका, और मिष्टी छोटी वाली जो बेटी है वो 3rd में है गाइस। अभी उनके एग्जाम भी चल रहे हैं। तो मैं आप लोगों के साथ अभी एक बात और शेयर करूंगी कि रिसेंटली अभी और क्या हुआ है। बीच में तो ये कि मैं क्लासेस में बिजी रही, अपने काम में बिजी रही, तो मुझे कुछ पता भी नहीं चला कि मेरे इन लॉज क्या है क्या नहीं। और मैंने कभी जाना भी नहीं और मैंने कभी पलट के भी नहीं देखा गाइस। जो हुआ लाइफ में उसके बाद मैंने उसको पलट के नहीं देखा, उसको मैंने भूलने की कोशिश करी कि एक बुरा पार्ट समझ के, एक काला दाग समझ के मैं उस चीज को भूल रही थी। क्योंकि मैं उसको याद करूंगी तो मैं जिस पोजीशन पे पहुंच रही हूँ उस तक मैं नहीं पहुंच पाऊंगी। ये क्योंकि मैं उसी में घुलती रहूंगी, रोती रहूंगी और सोचती रहूंगी, तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगी। और मुझे जीना है, बच्चों के लिए जीना है, क्योंकि मेरे बच्चे हैं। आज मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी दोनों बच्चियों का क्या होगा, कौन है उनके लिए। मेरे पेरेंट्स की वैसी एज हो गई है, पापा 75 के हैं, मम्मी 70 करीब की होने वाली हुई। तो ये है कि मेरे बच्चों के लिए तो मैं ही हूँ, कोई किसी के लिए सहारा नहीं देता है सिवाय पेरेंट्स के। और आज मैं अपने आप को इसलिए खुश रखती हूँ कि भगवान मुझे कुछ ना हो, नहीं तो मेरी बच्चियों का क्या होगा। ये इसलिए मैं फालतू की चीजें सोचती ही नहीं हूँ, सोचना ही बंद कर दी। मैं तो सभी से यही कहूंगी कि जिसकी लाइफ में जो भी टेंशन चल रहा है ना उसको भूलो और आगे बढ़ो, क्योंकि आप उसमें ही घुलते रहोगे
तो डेफिनेटली आप कुछ भी नहीं कर पाओगे और आपको ऐसे ही लगेगा कि अब जिंदगी खत्म, कुछ भी नहीं करना है। और ये सब चीजों से मैं गुजर चुकी हूँ। मेरे माइंड में भी यही सब आता था। मेरे माइंड में भी 3 बार सुसाइड का ख्याल आया, इवन करने तक का भी कर लिया था। यदि मुझे राधिका नहीं बचाती तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं होती गाइस। ये तो सुसाइड करना कोई ऑप्शन नहीं होता है। ये मेरे को किसी ने कमेंट किया था कि मैडम हमें ऐसा लगता है कि हम सुसाइड कर ले। नहीं बेटा, कभी भी सुसाइड के लिए मत सोचना। सुसाइड करना कोई ऑप्शन है। सुसाइड वो करे जो हमें परेशान कर रहे हैं, मरे वो जो हमें परेशान कर रहे हैं। हम क्यों मरे हैं? हमने क्या किया है? हम तो अच्छे से सब चीज कर रहे थे ना। लोगों ने हमारे साथ बुरा किया, हमने तो नहीं किया किसी के साथ बुरा। तो ठीक है, क्योंकि इस तरीके से कहने से भी कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ इतना और बताना चाहूंगी आप लोगों को कि अभी रिसेंटली 9 जून को मेरे हस्बैंड की डेथ भी हो गई। डेथ कैसे हुई है वो भी मैं आपको बता देती कि वो इतना हैवी ड्रिंक करते थे, तो भगवान उनको कब तक उनके शरीर को सही रखता। आज नहीं तो कल उनको ये चीज फेस करनी थी, क्योंकि जब तक मैं समझाती थी वो मानते नहीं थे। और उनकी माँ ने तो उन्हें कभी शायद समझाया ही नहीं होगा कि बेटा ये सब के क्या परिणाम हो सकते हैं, वरना वो आज होते। यदि उन्हें अच्छे से सब कुछ बताया जाता उनकी माँ, क्योंकि मेरी बर्बादी का कारण मैं हस्बैंड को न मान के मैं अपनी सास को मानती हूँ कि यदि मेरी सास अच्छी होती तो शायद मेरा पति भी अच्छा बन के रहता और हम लोग आज सुख से होते। जो चीज आज हम भोग रहे हैं ना, वो चीज नहीं भोगते। ये तो सारी सरासर गलती मेरे सासू जी की थी, इसके बाद मेरे हस्बैंड की थी। तो जब उनकी डेथ हुई तब हमें पता चला, 9 जून की बात है, तो मुझे वहीं के पड़ोसियों ने खबर दी कि ऐसा ऐसा हो गया है, भाभी आप आ जाइए। तो मैंने कहा यदि मैं आऊंगी तो उनकी माँ हंगामा मचाएगी। और मुझे काफी दुख भी लगा कि इंसान काश समय से सुधर गया होता तो आज जीवित होते, सब कुछ अच्छा होता। क्योंकि सब कुछ तो अच्छा था, 2 बेटियां थी, मैं मेरे में भी क्या कमी थी, कमा रही थी, सब कुछ घर भी चला रही थी, सब कुछ कर रही थी। थोड़ा सा आप अच्छे से चलते तो लाइफ कुछ और होती। तो जब मुझे खबर लगी तो मैं पूरी रात में डिस्टर्ब रही, क्योंकि रात को 8:30 बजे मुझे 9 जून को खबर लगी कि आपके हस्बैंड के साथ ऐसा हो गया है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि काश मैं चली जाऊं, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं लव मैरिज थी तो एक भले ही अंदर दबा दिया हो सीने में, कहीं ना कहीं तो था, कुछ तो अटैचमेंट था। बच्चे तो थे ना, उनके ही थे दोनों बच्चे। तो पूरी रात में रोती रही गाइस। जब सुबह हुई तो मैंने 6 बजे उठ के अपनी माँ को बोला कि माँ ऐसा ऐसा हो गया है, अब क्या करना है। मैंने कि मेरी इच्छा है कि मैं वहां पर जाऊं, दोनों बच्चियों को लेके जाऊं। तो मम्मी बोलने लगी कि बेटा आप समझ लो, भाई से पूछ लो, तो ऐसा ना हो कि तुम्हारी सास वहां हंगामा मचाने लगे कि आप क्यों आई हो। तो मैंने भाई से पूछा तो भाई ने साफ मना कर दिया कि कोई जरूरत नहीं है वहां जाने की। लेकिन क्या करूं, मेरा मन नहीं लग रहा था, क्योंकि बेटियां दोनों उस टाइम तक सो रही थी। और मैं राधिका का और मिष्टी का मुंह देख देख के मुझे इतना रोना आ रहा था कि आज देखो इनके पापा इस दुनिया में नहीं है और दोनों आराम से सो रही है। उन्हें तो पता भी नहीं है कि उनके साथ क्या हुआ है। तो मेरे से रहा नहीं गया। मैंने फिर, मेरी छोटी बहन है, उनके हस्बैंड जज है जबलपुर में, मैंने उनको कॉल किया कि भैया ऐसी ऐसी बात हो गई, प्लीज हमें सही राय बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। तो वो बोलते हैं कि दीदी आप जाइए, क्योंकि वो बायोलॉजिकल फादर है और भैया को मैं बोलता हूँ, भैया आपको भेजेंगे। तो मैं उस टाइम, मुझे बहुत अच्छा लगा कि थैंक गॉड कहीं से तो मुझे एक राह मिली और मुझे जाना है वहां पे एक बार, आखिरी समय, मतलब आखिरी टाइम मैं भी दर्शन कर लूँ, मेरी बच्चियां भी दर्शन कर लें उनके। जैसा था इंसान, देखो वो अपने कर्म भुगत के गया, क्योंकि भगवान सबका इंसाफ करते हैं। आज उनने मेरे साथ बुरा किया, मेरी बच्चियों के साथ, चलो ठीक है मेरे मुंह से तो इतनी हाय नहीं, लेकिन बच्चियों के मुंह से तो नहीं निकली, कहीं ना कहीं अंदर से तो हाय निकलती है ना, कि छोटी वाली बेटी ने तो जाना ही नहीं कि उनके पापा कौन है। वो तो अपने मामा को पापा बोलती, क्योंकि बचपन से वो हमारे मायके रही। तो मेरे भतीजे भतीजी अपने पापा को पापा बोलते, तो मेरे भाई को पापा बोलते, तो ये भी पापा पापा बोलने लगी। इन्हें तो पता ही नहीं कि कौन है पापा। तो बड़ा दुख हुआ अंदर से सुन के। तो मैंने फिर राधिका को बताया, उसको उठाया कि बेटा तेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे, चलो पलो। तो वो बेचारी बहुत रोने लगी
कि मम्मी प्लीज मुझे जाना है, आखिरी दर्शन मुझे अपने पापा के करना है। तो मैंने की ठीक है, मैं लेके चल रही हूँ तुझे। मैंने की लेकिन मैं वहां तक नहीं जाऊंगी, मैं पड़ोस में एक मेरी पहचान की रहती है, मैं उनके घर रुक जाऊंगी, तू चली जाना। मैंने की यदि सब सही लगेगा, जब उन्हें बाहर घर से बाहर लेके आएंगे तब मैं उनके दर्शन कर लूंगी। तो गए हम लोग, मेरी बेटी वहां पर चली गई, तो उसकी बुआ वहां पर थी, मतलब मेरी ननद। तो वो उससे बोलती कि अब आ रही हो तुम बेटा, तुम्हारे पापा तुम्हें याद कर करके चले गए। तो वो यही बोली कि बुआ आप एक फोन नहीं कर सकी हमें, हम भी दर्शन कर लेते, पापा से मिल लेते। हालांकि एक दिन पहले उसको एहसास हो रहा था मेरी बेटी को, उसने मुझे बाद में बताया कि माँ, क्योंकि उसकी फ्रेंड वहीं हमारे ससुराल के घर के बगल में ही रहती है, तो वो वहां तक गई थी। तो कहती मेरी इच्छा हो रही थी कि मैं पापा से मिल लूं अंदर जाके, कहले लेकिन मैं दादी के कारण नहीं गई, क्योंकि दादी चिल्ला चोट करती फालतू का। तो कि उसको आज तक ये पछतावा होता है कि काश मैं उस टाइम चली जाती, मैं पापा से मिल लेती, क्योंकि वो सेम डे था, उसी रात को 8:30 बजे खत्म हुए और 4 बजे की बात थी। तो लड़की नहीं मिल पाई मेरी उनसे, ना देख पाई। और मैं तो खैर काफी टाइम से उनसे 2-2.5 साल से मैंने उन्हें देखा भी नहीं था। एक बार बीच में राधिका गई थी उनसे मिलने, तो मैं लेके गई थी उसको, तो उतना ही 2 मिनट बातचीत हुई थी। और कॉल पे भी करीब 1.5 साल पहले मेरी उनका कुछ डॉक्यूमेंट्स को लेके बात हुई थी, तो मेरी उनसे कोई बात नहीं थी। हाँ, मोहल्ले वालों ने हमें जरूर बताया था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, लेकिन इतना वर्स्ट कंडीशन हमें नहीं मालूम थी कि वो 6 महीने से बेड पर ही थे, ना चल फिर पा रहे थे, ना कुछ हो पा रहा था। मतलब इतनी वर्स्ट कंडीशन हो गई थी। शायद अब मुझे नहीं मालूम कि उनके साथ अंदरूनी क्या प्रॉब्लम्स हुई थी, लेकिन कुछ ना कुछ तो था, जो पूरा शरीर उनका खराब हो चुका था। और मेन कारण ड्रिंक ही रहा होगा, क्योंकि इतना हैवी ड्रिंक जो सुबह से लेकर रात तक वो करते थे, तो वो ही रीजन रहा होगा। आखिरकार फिर जब वहां पहुंची तो मेरा भी मन नहीं माना, मैं भी फिर वहां से उनके घर चली गई, मेरी ससुराल। तो सब लोग थे वहां पे, हालांकि मेरे से किसी ने कुछ नहीं कहा, मैं बैठ गई वहां जाके। लेकिन बस मन में यही लग रहा था, मेरे को बार बार यही रोना आ रहा था कि क्योंकि यादें तो जुड़ी थी ना, इतने साल साथ रहे थे, 14-15 साल साथ रही मैं उनके। तो यादें कहाँ खत्म होती हैं, 6 से 7 साल हम लोग का अफेयर भी चला, तो यादें नहीं होती खत्म। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि बुरी बुरी यादें थी, कुछ अच्छे पल भी थे, तो वो भी याद आ रहे थे। और यही सोच रही थी उस इंसान को देख के, सामने उनकी डेड बॉडी रखी हुई थी, कि काश तुम समय पे सुधर गए होते तो आज कितना अच्छा होता, आज तुम होते इस दुनिया में, आज बच्चों के लिए होते, मेरे लिए होते। लेकिन तुम कभी नहीं, तुमने सोचा भी नहीं, कभी कोशिश ही नहीं करी सुधरने की कि हम सुधर जाए। फिर राधिका का मन हुआ कि मम्मा आज पापा का है ना, मैं फ्यूनरल करूंगी, उनको अग्नि मैं दूंगी, क्योंकि कोई बेटा है नहीं है, मैं ही उनका बेटा। क्योंकि पापा ने अपना फर्ज नहीं निभाया, वो ऐसा बोली कि पापा ने फर्ज नहीं निभाया, लेकिन हम अपने फर्ज को नहीं भूलेंगे मम्मी, मैं ही पापा को अग्नि दूंगी। तो मैं डर गई कि बच्ची अभी छोटी है, 16 साल की है, और अभी शमशान जाएंगी तो कैसे क्या करेंगी, इतना मतलब अंदर से बोल्डनेस होना भी बहुत जरूरी है कि कैसे अग्नि देगी वो अपने पापा को। लेकिन वो लड़की नहीं मानी, और वो शमशान घाट चली गई, और जाके उनकी अंतिम पूरी क्रिया उसी ने की। और आप लोग बिलीव नहीं करोगे, अंतिम क्रिया करके वो सीधी घर आई, और उसने नहाया, और नहा के अपना ट्यूशन का बैग उठाया और सीधे कोचिंग चली गई। मुझे उसे देख देख के रोना आ रहा था कि आज मेरी लड़की कितनी बड़ी और कितनी समझदार हो गई यार, कि अपने पापा को अग्नि दे के आई है और कोचिंग जा रही है। और कहने लगी कि मम्मी कुछ भी ऐसा मत सोचो, ठीक है, कल आप सोचोगी तो आपकी तबीयत खराब होगी, जो हो गया हो गया, ये सब भगवान को ही मंजूर था, उनकी मर्जी से हुआ है। मतलब मुझे उसकी सोच पे, उसकी समझदारी पे काफी ताज्जुब हो रहा था कि लड़की इतनी समझदार हो चुकी है मेरी, कि आज मुझे ही समझा रही है बैठ के। और मैं बहुत इमोशनल हूँ, मुझे जरा में रोना आ जाता है।
बार बार सोच सोच के मैं, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मैं महीने भर बहुत डिस्टर्ब रही उनकी डेथ के बाद। हालांकि और फिर बहुत सी चीजें भी याद आती हैं कि काश ऐसा हो जाता, काश ऐसा हो जाता, तो वो काश रह जाता है। इंसान सुधरने की कोशिश नहीं करता और इंसान चला भी जाता है। खैर, उसके बाद मैंने अपने आप को फिर संभाला कि कोई ऐसा नहीं है कि मैं, यदि हाँ उनके साथ रहते और फिर ये सब हुआ होता तो शायद बहुत वर्स्ट कंडीशन हो गई होती हम सबकी। ये अच्छा रहा, क्योंकि भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। यही सोच के हमको आगे बढ़ना चाहिए कि जो हमारी लाइफ में हो रहा है उसको बुरा ना समझ के, कहीं ना कहीं उसके पीछे भगवान की कुछ तो अच्छाई रहती है। ये मैंने अपनी ही लाइफ के एक्सपीरियंस से जाना कि मैं हमेशा ही सोचती थी कि भगवान मेरे ही साथ इतना बुरा क्यों करता है। लेकिन जब उसके बाद ऐसा नहीं है कि बुरा ही बुरा होता है, कभी अच्छा भी होता है। और ऐसा नहीं है, ठीक है आज मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, अभी भी कर रही हूँ, लेकिन उसके परिणाम भी मुझे दिख रहा है। ये अच्छा भी हो रहा है, मेरा नाम हो रहा है, चारों तरफ नाम हो रहा है, सब मुझे जानने लगे हैं। एज ए आर्टिस्ट मेरी बहुत अच्छी पहचान बन गई है। तो कहते हैं ना कि सोना भी तप के ही खरा होता है, ये तो वही कंडीशन है। तो इसलिए कभी भी हताश मत हो। मैं तो सब लोगों से यही बोलूंगी, जितना भी लेडीज आज परेशान है, इतने कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं, मैं आप लोगों से सिर्फ यही बोलूंगी कि कभी परेशान मत होना, कभी जो सोच सोच के दुखी मत होना आप लोग, कि जो हो गया। बोल्ड बनो अपने आप में और अपने आप को साबित करो। कहीं ना कहीं अपने आप को एंगेज रखो काम में, ताकि आप अपने काम में एंगेज रहोगे तो आपका नाम भी होगा और आप उस चीज से बाहर भी निकल पाओगे जो चीज आप फेस कर रहे हो। और देखो आजकल की लेडी कमजोर नहीं है, ये चीज ध्यान रखो। और अपने आप को कमजोर बनाना भी नहीं कभी भी, कितने ही जर के खाना, लेकिन अपने आप को कमजोर दूसरों को मत दिखाना कि आप कमजोर हो, क्योंकि ये दुनिया सिर्फ खाने बैठी और आपका यूज करने के लिए बैठी हुई है। इसलिए स्ट्रांग बन के रहना, इतना स्ट्रांग बनना कि कोई अपने ऊपर उंगली भी ना उठा पाए। और जो कुछ भी बोले ना उसको मुंह पे जवाब दो। और मेरे साथ यही है, आज कोई बोल के तो दिखाए और अब मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, कोई कुछ भी बोलता रहे, मुझे कोई फर्क, क्योंकि कोई किसी को खाने देने नहीं आता। जब हम परेशान होते हैं ना तो कोई हमें पूछने नहीं आता है। जब हम सड़कों पे थे तब हमसे कोई पूछने नहीं आया था कि आपके पास खाना है कि नहीं है, या आपकी बच्चियों का एडमिशन के लिए फीस है कि नहीं है, या स्कूल का कुछ करने के लिए है कि नहीं, कोई नहीं आता। इसलिए अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओ, अपने पैसों से मजबूत बनाओ, अपने काम से मजबूत बनाओ, ताकि किसी के सहारे की जरूरत ही ना हो। आजकल की लेडी को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, वो खुद से ही इतनी मजबूत है कि उसे किसी, ऐसा नहीं है कि आदमी की जरूरत हो तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, आदमी होगा तो तभी हम कुछ कर पाएंगे। बिना आदमी के भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ में। इसलिए स्ट्रांग बनो, बस मैं इतना ही बोलूंगी सभी से। और रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज प्लीज इन सब चीजों से बाहर निकल आओ, और बिल्कुल सुसाइड के बारे में तो सोचना भी नहीं किसी की, ठीक है। और एक बात और याद रखिएगा आप लोग, कि अच्छे इंसान के साथ जो भी बुरा करता है उसकी बर्बादी के रास्ते भगवान खुद खोल देता है। ये चीज ध्यान रखिए। ये मैं अब बहुत अच्छे से जानती हूँ अपनी लाइफ में, कि आज जिसने भी मेरे साथ बुरा किया, भगवान ने उसके साथ इतना बुरा किया कि मतलब तड़प तड़प के जान निकली। इसलिए अपने आप से कोई किसी के लिए बुरा मत सोचो। भगवान बैठा है अपना इंसाफ करने के लिए, और डेफिनेटली वो इंसाफ करता है। मेरे फर्स्ट हस्बैंड ने ऐसा किया, और जो दूसरा आया था वो चीट करने के लिए, वो भी जेल में 1.5 साल जेल भुगती। तो जो बुरा करेगा वो भुगतेगा, सीधी बात है। तो इसलिए अपने आप में बिल्कुल भी कमजोर बनने की कोशिश मत करो, और सारा कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दो, वो इंसाफ करेंगे सभी का। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।